हेलो बच्चों, आज मैं रिफ्रैक्शन में अगला वीडियो यानी ये वीडियो नंबर 8 हो जाएगा। और पिछले वीडियो में मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में शुरू किया था कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में शुरू किया था और उस पर बेस्ड कुछ साइंटिफिक कॉल शुरू किया था। और जो फॉर्मूला वहाँ पर आया था वो आया था कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, ये फॉर्मूला आया था। अब म्यू को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब हम लोग इसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज द म्यू। तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है बच्चों। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो तरीका मैं ऐसे बताया कि कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऐसे जा रही है तो इट इज चेंज द पाथ, ये अपना पाथ बदल देती है। ऐसे जा रही है, ये आई है और ये आर है, तो म्यू बराबर हम लोग लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर। और मान लेते हैं कि वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो वन म्यू टू। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि when the light goes from medium 1 to medium 2, then the ratio of sin I to sin R is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1, यानी 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो जो भी यूनिट होगा वो कट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्या मैंने कहा कि ऊपर वाले मीडियम को 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। लाइट कहाँ जा रही है? 1 से 2 में जा रही है। अब यहाँ पर साइन ए और साइन आर का जो रेशियो है म्यू कहलाता था, ये तो पिछले बात लेक्चर में मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? 1 to 2, 1 म्यू 2 लिखेंगे। पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन समझना जरूरी है उसी माध्यम से, शॉर्टकट से नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब उसी बात पर लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है कि when the light goes from one medium to another medium, then a ratio of sin I to sin R is called refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium। तो अब मान लेते हैं कि हमने क्या कहा कि अब यहाँ पर एक ऐसा कि लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे गई, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। और मान लेते हैं कि मीडियम 1 है या 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये तो फॉर्मूला है, यानी साइन 60 बाई साइन 45। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 45 का 1/√2 होता है, कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू √2 हो गया। अब √2 से कट जाएगा √2 टाइम्स, तो कितना होगा?
√3/2 यानी √1.5। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। या कुछ और भी देगा, मान लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और आर का वैल्यू पूछेगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए और आर का वैल्यू पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन बनाने का अपना अपना तरीका होता है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि न्यूमेरिकल पर नहीं जाइए, कंसेप्ट जाइए। कुछ न्यूमेरिकल तो इनफाइनाइट है, बहुत है, आप कितना पढ़िएगा, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको याद हो रहा है, समझ में आ रही है, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, हाथ पाँव मार सकते हैं। प्रयास करना यह है कि कैसे न्यूमेरिकल बनाने की शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत हो जाएगी तो उम्मीद रखिए कि धीरे धीरे बन भी जाएगी। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन द एयर एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। ये मान लेते हैं एयर, और इसको हम लोग मान लेते हैं ग्लास। एयर से एंट्री करता है ग्लास में, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी ए म्यू जी का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। तो आपको आर बराबर व्हाट निकालना है। तो देखिए ए म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। फॉर्मूला तो वही है, खाली मीडियम का नाम 1 2 हटा करके एयर और ग्लास कर दिया है। यदि 1.5 साइन आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 45 डिग्री बाई साइन आर हो जाएगा। तो 1.5 और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 बाई साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइन आर इंटू 1.5 इक्वल टू 1/√2। तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू 1.5। तो ये कितना होगा बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगा लगभग इसको ऐसे करिए ना, इस ये हो जाएगा 10/√2 इंटू 15 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 1 15, √2 से इसको काट दीजिए, √2 टाइम्स, तो √2/3 हो गया। √2 का वैल्यू 1.732 बटे 3 हो गया, 0.5, 5 1 15 और लगभग 0.5 मान लीजिए। 0.5 यानी 1/2, 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो आर अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री होगा, अप्रॉक्सीमेटली। अब एग्जैक्टली का तो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, लेकिन ये थोड़ा हार्ड तरीका होता है। इसका एक और तरीका होता है, वो बहुत इजी है, हम लोग उस तरीके से भी पढ़ते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे उसी को आगे बढ़ाने का, इसको नहीं, ये तो हार्ड है। अब वो तरीका क्या कहता है कि सपोज दैट कि आपके पास एक मीडियम है, आपके पास एक ग्लास है, लाइट एयर से ऐसे आता है और ग्लास में जाता है, कितना मुड़ता है नहीं वो नहीं देखना है, एयर टू ग्लास जा रहा है। तो कहता है कि ए म्यू जी जो होता है वेलोसिटी इन एयर बाई वेलोसिटी इन ग्लास का रेशियो होता है। यानी कहने का मतलब कि लाइट जब एयर से ग्लास में जा रही है तो एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट और ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि व्हेन द लाइट goes from air to glass, then ratio of velocity of light in air to velocity of light in glass is called the refractive index of
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यह डेफिनेशन है। और यही डेफिनेशन हम लोग एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे वेलोसिटी के टर्म में। और बाकी तो यहाँ मैं लिख दिया फॉर्मूला, ये आप नीचे लिखिएगा कि जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, देन रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। थोड़ा इसको पढ़ने में अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इन एयर जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसका? लाइट का। और वेलोसिटी इन ग्लास जो होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वेलोसिटी इन वाटर जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये 3 मीडियम में वेलोसिटी का याद कर लेना है। अब ये तीनों डाटा अगर दिया हुआ है तो आपसे पूछें कि ए म्यू जी का वैल्यू बताइए, तो VA/VG आप लिख दीजिएगा। अभी तो फॉर्मूला लिखे हैं, इधर वाले मीडियम की वेलोसिटी ऊपर और इधर वाले मीडियम में जो वेलोसिटी है वो नीचे लिखना है। तो ए हो जाएगा 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा 2 × 10⁸। देखिए यहाँ पर भी इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी, सो यूनिट विल बी कैंसिल्ड आउट, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये काट दीजिए, इट विल बी 1.5, कोई यूनिट नहीं डालना है। उसी तरीके से मान लेते हैं कि G/W निकालना है, तो वेलोसिटी इन ग्लास बाई वेलोसिटी इन वाटर। ग्लास में 2 × 10⁸ और वाटर में 2.25 × 10⁸ कट जाएगा, तो हो जाएगा 200/225, 25 × 200, 25 × 2 25, 8/9 आ जाएगा। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि कहेगा कि A/W इक्वल टू है 1.33, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर? तो A/W इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर बाई वेलोसिटी इन वाटर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.33 वेलोसिटी इन एयर 3 × 10⁸ बाई वेलोसिटी इन वाटर। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों? वेलोसिटी इन वाटर बराबर ए यहाँ चल जाएगा और यहाँ चल जाएगा, 3 × 10⁸ बाई 1.33। अब इससे इसको डिवाइड करिए तो 2.25 टाइम्स कट जाएगा, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे या वेलोसिटी दे, इससे कुछ भी दे, हम इस पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बात ये हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट्स बना रहे हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठे, मस्ती करने नहीं बैठे, पढ़ाई का टाइम है। कॉपी और पेन लेकर अपना नोट्स खुद लिखें, न्यूमेरिकल भी बता रहे हैं। और बोर्ड में ये सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसी फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग है। ये वेलोसिटी इन एयर है 3 × 10⁸। तो जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ एयर की डेंसिटी कम होगी, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तब ये बात याद रखेंगे। यानी जहाँ पर लाइट की, जहाँ पर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर वेलोसिटी कम जाएगी। अब देखिए ना, एयर की अपेक्षा वाटर ज़्यादा डेंस होता है, तो देखिए इसके अपेक्षा इसमें वेलोसिटी कम है। वाटर की अपेक्षा ग्लास और ज़्यादा डेंस है, तो इसमें और ज़्यादा वेलोसिटी कम हो जाता है, 2.25 से भी कम हो गया इसमें। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी घटेगी। और एक और बात बता दूं, जब भी मैं यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो इट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, इट इज नॉट फिजिकल डेंसिटी जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, वो डेंसिटी नहीं है। लेकिन कमोबेश होता उसी तरीके से है। जैसे फिजिकल डेंसिटी का ही कंसेप्ट यहाँ पर मैं बता रहा था,
लेकिन वही ऑप्टिकल डेंसिटी का भी कंसेप्ट होता है। यानी अगर फिजिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये ट्रेंड नहीं है, ये रूल नहीं है, ये हमेशा नहीं होता है। बहुत ऐसे मटेरियल हैं जिनका फिजिकल डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो ये रूल नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग ट्रीट वैसा ही करते हैं। तो आगे चले। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या है बच्चों, एक वेव होता है। थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें। लाइट क्या होता है बच्चों, एक वेव होता है। तो अगर लाइट वेव है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, v बराबर एफ लैम्डा, यानी वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी क्या पर डिपेंड करता है बच्चों, ये सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ एक बात बताइए कि हम एक ग्लास का मीडियम ले लिया हमने और लाइट इधर से लेकर आया, एयर गया ऐसे, तो एयर से जब लाइट ग्लास में जा रहा है और ये मेरा बल्ब है, ये मेरा क्या है, बल्ब है, लाइट यहाँ से निकल रही चारों तरफ। तो जब लाइट यहाँ से यहाँ गई तो क्या सोर्स बदल गया, नहीं, इसी सोर्स का लाइट आ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी लाइट का चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है और सोर्स तो वही है, चाहे लाइट यहाँ हो या यहाँ हो, सोर्स तो यही है, इससे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। लेकिन ये जो वेलोसिटी और लैम्डा जो होता है ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी तो मीडियम पर डिपेंड करता है, इसका चर्चा तो मैं अभी कर ही रहा था, यह डाटा भी डालकर दिया था आप लोग को कि जैसे जैसे मीडियम बदलती है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती है। इस बात की चर्चा तो मैंने यहाँ किया। अब देखिए v बराबर एफ लैम्डा की चर्चा की, तो f तो कांस्टेंट हो गया, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी किसी मीडियम में अगर वेलोसिटी कमेगी तो वहाँ लैम्डा भी कम जाएगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहाँ लैम्डा भी बढ़ जाएगी। यही बात का यहाँ पर चर्चा किया हुआ है। तो अब यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जैसे ए म्यू जी की चर्चा मैंने किया, तो वेलोसिटी इन एयर बाई वेलोसिटी इन ग्लास। तो क्या ए म्यू जी को ऐसे लिखे बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही होता है, तो एफ इंटू लैम्डा बाई एफ इंटू लैम्डा, एयर और एक ग्लास ऐसे लगा दें। अब पूछेगा कि सर यहाँ ए और जी क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसलिए बच्चों की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, इसलिए एक कट जाएगा। तो ए म्यू जी का फॉर्मूला जो होगा लैम्डा ए बाई लैम्डा जी भी हो जाएगा, ए भी इसका फॉर्मूला है, यानी वेवलेंथ के टर्म में भी इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना, चलिए ठीक है। अभी पिछले लेक्चर में मैं आपको दिखाया था कि स्विमिंग पूल का एपरेंट जो डेप्थ होता है वो कम होता है रियल से, यानी ज़्यादा गड्ढा होता है रियली लेकिन दिखता कम है, यानी कुछ हाइट रेज्ड हो जाती है। तो हम आज उसी पर न्यूमेरिकली चर्चा कर लेते हैं कि क्या इसका न्यूमेरिकल रिलेशन होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ एक ग्लास स्लैब है मेरे पास, यहाँ क्या है बच्चों, ग्लास स्लैब है, और सपोज दैट कि यहाँ पर कोई एक लेटर है। तो यहाँ से लाइट ऐसे चली, लाइट यहाँ चली गई, यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो लाइट क्या हो रही है, ग्लास टू एयर जा रही है। कहाँ जा रही है, ग्लास टू एयर, और ग्लास की डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा एयर की अपेक्षा, यानी डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है। मैं पिछले क्लास में ही बताया था कि लाइट जब डेंसर टू रेयर में जाती है तो देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, यानी थोड़ा
ऐसे ना जा करके ये ऐसे बेंड कर जाएगी। और यहाँ से कोई आदमी अगर देखेगा आंख लगा करके तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि लाइट यहाँ से निकल रही है, उसको कभी नहीं लगेगा कि लाइट यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कहाँ बन गया? यहाँ पर बन गया। अब इसको मान लेते हैं ए और इसको बी। इसको क्या मानेंगे? आई मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? आर मानेंगे। ठीक है, ये लाइट ऐसे जा रही है और ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। अब क्या होगा बच्चों? बहुत आसान। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल और दिस इज ए ट्रांसवर्सल। तो अगर ए आई है तो ए भी आई होगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है। अब ए ट्रांसवर्सल ले लीजिए, तो ए आर होगा तो ए भी आर हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास टू ईयर लाइट जा रही है, तो यहाँ पर जी म्यू ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जी म्यू ए। अब फॉर्मूला क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर, ये तो फॉर्मूला होगा। तो एक्चुअली एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो, अगर थीटा टेंस टू 0 यानी थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। बहुत ज़्यादा इसके लिए कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। और टेन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी 0.5 और टेन 30 का वैल्यू 1/√3 और 1/√3 का भी वैल्यू निकाल लीजिए, 0.5 ही आपको आएगा। यानी 0 से 30 डिग्री तक साइन और टेन का वैल्यू तो सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। इसीलिए मैं बता रहा था क्या कि साइन 0 डिग्री और इक्वल टू 0 और टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0.5 और टेन 30 डिग्री भी 0.5 ही आएगा लगभग। तो अगर स्मॉलर एंगल की बात करें तो साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि साइन थीटा की जगह पर टेन आई और इसकी जगह पर टेन आर डाल देंगे। अब देखिए ना, आई के लिए तो आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल आई 90 डिग्री है, तो साइन थीटा टेन थीटा इतना बाई इतना होगा, यानी ए बी बाई वो। टेन आर के लिए आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये टेन बराबर ए बी बाई ए आई हो जाएगा। तो ए बी बटे ओ ए इंटू ए आई बटे ए बी कट गया, तो जी म्यू ए बराबर क्या हो जाएगा? ए आई बटे ओ ए आई बटे ओ ए। अब ए आई क्या है बच्चों? देख लीजिए, ए है, अच्छा इसको उल्टा कर दीजिए हम लोग, 1 बटे जी म्यू ए लिख दीजिए, तो ओ ए बटे ए आई इसको कहते हैं, ये हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कुछ देर में, इसको ए म्यू जी कहते हैं। ओ ए क्या हुआ? रियल डेप्थ। ओ ए क्या हुआ बच्चों? रियल डेप्थ। और ए आई क्या हो गया? एपरेंट डेप्थ। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में फॉर्मूला निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी की चर्चा कर रहा था, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहले हम लोग के समय में या बहुत बाद तक ये पढ़ाई होती थी, और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। तो रियल डेप्थ इक्वल टू एपरेंट डेप्थ, ये चर्चा हो गई। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते चलो यहीं पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, वो हमेशा रिलेटिव टर्म होता है। क्योंकि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तभी तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। अगर मीडियम नहीं चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, यानी रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिलेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमेशा रिलेटिव ही होता है।
जैसे एम यू जी आप लिखें तो एम यू जी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहेंगे। यानी अगर एयर से किसी मीडियम में लाइट जा रही है देन इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट। हालांकि रियली में है नहीं, मान लिया गया है। अब या सिंपली इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहते हैं। अगर मान लें कि म्यू जी लिखा हुआ है और यहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो कोई मीडियम नहीं है तो मान लेना है कि यहाँ पर एयर मीडियम ही है। यहाँ पर मान लेना है कि एयर मीडियम है। हम लोग बहुत ऐसा चीज़ मानते हैं, जैसे दो अलजेब्रिक टर्म है, जैसे ए है और बी है, बीच में कोई साइन नहीं है तो हम लोग मानकर चलते हैं कि मल्टीप्लाई है। कोई नंबर है 5, आगे कोई साइन नहीं है तो मानकर चलते हैं कि प्लस है। उसी तरीके से यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे अगर कोई मीडियम का जिक्र नहीं है तो हम लोग मानकर चलेंगे कि यहाँ पर एयर है, कोई दिक्कत नहीं। और एयर के अलावा अगर कोई मीडियम यहाँ पर होगा तो उसकी चर्चा जरूर होगी, वो छोड़ा नहीं जा सकता है। तो मैं अगला कंसेप्ट लेकर चलना चाह रहा था कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे एक मीडियम है, लाइट यहाँ से ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है। तो मान लेते हैं कि एयर है और एक ग्लास है। तो ए म्यू जी क्या लिखेंगे बच्चों? वेलोसिटी इन एयर बाई वेलोसिटी इन ग्लास, ये तो जान ही रहे हैं। ए म्यू जी को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इन एयर टू वेलोसिटी इन ग्लास। मान ले कि कोई बच्चा क्या किया कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलरली इस लाइट पर मिरर रख दिया, तो लाइट क्या होगी? परपेंडिकुलरली इसी रास्ते से लौट जाएगी। तो अब लाइट जब लौट रही है तो इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो इसको क्या लिखेंगे? जी बी वे, ग्लास से एयर में जा रही है। तो ए मीडियम तो ऊपर होता है, भी जी बाई भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू भी ए बाई भी जी इंटू भी जी बाई भी ए कट गया, भी जी कट गया। तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1। तो ए म्यू जी बराबर क्या होगा बच्चों? 1 बाई जी म्यू ए। यही अभी पिछले जो डेरिवेशन था उसमें मैंने आपको लिखा था कि इतना का वैल्यू ए हो जाएगा। कहने का मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज जस्ट इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये जो प्रिंसिपल है इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब मान लेते हैं कि आपको ए म्यू जी का वैल्यू 3/2 दिया हुआ है, तो जी म्यू ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों? उल्टा हो जाएगा, 1 बाई ए म्यू जी हो जाएगा। तो 1/3/2 यानी आपका हो जाएगा 2/3, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी देख लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसी से रिलेटेड एक और बात हम देख लेते हैं और तब ये वीडियो का लेक्चर बंद कर देंगे, आज का कंसेप्ट फिर बंद हो जाएगा। अब क्या देखेंगे? हमने 2 मीडियम में देखा, अब हम 3 मीडियम की बात करते हैं। ऐसे यहाँ एक अलग मीडियम है, यहाँ एक अलग मीडियम है। लाइट यहाँ से ऐसे आती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे चली जाती है। एयर है, वाटर है और ग्लास है। क्या है बच्चों? एयर है, फिर वाटर है और ग्लास है। तो सबसे पहले लाइट कहाँ से गई? एयर से वाटर में गई। तो क्या लिखोगे? ए म्यू डब्ल्यू, तो भी ए बाई भी डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं। फिर लाइट वाटर से ग्लास में गई तो क्या लिखोगे? डब्ल्यू म्यू जी, यानी भी डब्ल्यू बाई भी जी, ऐसे लिखते हैं। इस मीडियम वाला वेलोसिटी, इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमेशा ऊपर लिखी जाती है। फिर लाइट ग्लास से एयर में गई, फिर ग्लास से एयर में गई, यानी इसको क्या लिखेंगे? जी में गई। तो इधर वाला मीडियम की वेलोसिटी ऊपर और नीचे, कोई दिक्कत नहीं। एयर से वाटर में, फिर वाटर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में। और वेलोसिटी लिखने का इधर वाले मीडियम की वेलोसिटी ऊपर लिखते जाइए सब में, इधर वाले का नीचे। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी एंड जी म्यू ए। इधर कितना होगा, बी ए बाई बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू बाई बी जी इंटू बी जी बाई बी ए। देखिए ए और एक कट गया, ए और एक कट गया, ए और एक कट गया, तो क्या निकला, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए बराबर 1। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी था, जैसे इसमें क्या था कि लाइट एयर से ग्लास में आई थी, एयर से ग्लास में आई थी, फिर एयर में गई थी। अगर मान लो कि हम मिरर न लगाते तो ऐसे जाती, तो इसका फॉर्मूला मुझे क्या आया था, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1। कॉपी पेस्ट उलट कर देखिएगा, ए वैल्यू 1 आया था। कहने का मतलब कि जिस मीडियम से लाइट शुरू करे, अगर अंत में उसी मीडियम में लाइट पहुंच जाए तो सभी मीडियम का कॉन्सेक्यूटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट 1 होता है। ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम इसको निकालेंगे, डब्ल्यू म्यू जी 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए। अब 1 बाई जी म्यू ए को क्या लिखेंगे, ए म्यू जी, और ये क्या हो गया, ए म्यू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू म्यू जी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ए म्यू 1/,